हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरोह भाग 2 में काव्य खंड में आलोक धनवा जी की द्वारा लिखी हुई कविता पतंग पढ़ेंगे। पतंग को पढ़ने से पूर्व हम आलोक धनवा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेंगे। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ है। इनकी पहली कविता जनता का आदमी है। इसके बाद इन्हें प्रसिद्धि जिन कविताओं से मिली वे कविताएं हैं भागी हुई लड़कियां एवं ब्रूनो की बेटियां, जो सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनका एकमात्र संग्रह माना जाता है दुनिया रोज बनती है को। इन्हें अनेक सम्मान से भी सुशोभित किया जा चुका है, जिनमें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान एवं पहल सम्मान शामिल हैं। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी सी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। आपके पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता के माध्यम से कवि बाल मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं। यानी इस कविता में कवि ने बाल मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की है। किस प्रकार से बाल सुलभ इच्छाओं और बालकों की उमंग का इस कविता में सुंदर चित्रण किया गया है, यह आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कवि ने बाल सुलभ हरकतों को और प्रकृति में आए बदलावों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर प्रतीकों का सहारा लिया है। कवि के अनुसार बच्चों का अपना ही एक अलग संसार होता है, जो रंग बिरंगे सपनों से भरा होता है। आसमान में जो पतंग उड़ती है, बच्चे उन्हीं पतंगों की ऊंचाई को छू लेना चाहते हैं। एक बालक का मन अपने उस सुंदर संसार में विचरण करता रहता है। कविता के माध्यम से कवि प्रकृति की एक ऐसी दुनिया में भी ले जाता है जो रंग बिरंगी दुनिया है, जहां पर
शरद ऋतु का सुखद एहसास है तो तितलियों की रंगीन दुनिया भी है। जहाँ छत के किनारों से गिरने का डर है तो दूसरी ओर इसी डर पर विजय पाते हुए बच्चे भी हैं जो बार बार गिरकर संभल जाते हैं। इस तरह कवि ने प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से बाल मन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है और बाल सुलभ आकांक्षाओं का सुंदर चित्रण किया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब आप देखिए कि यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं। सबसे तेज बौछारें गईं का अभिप्राय क्या है कि सावन और भादो मास में तेज वर्षा होती है। उस तेज वर्षा का मौसम गया, भादो का वह अंधकार चला गया। भादो का अंधकार से अभिप्राय क्या है? भादो को यहाँ अंधकार सूचक बताया गया है। क्यों? क्योंकि भादो माह में काले घने बादल छाए होते हैं और उन काले घने बादलों के कारण मौसम कैसा होता है? अंधेरे से भरा होता है। तो ऐसा काला घना अंधेरा से भरा मौसम चला गया है, वह भादो चला गया है जब तेज बौछारें पड़ती थीं। अब क्या है? अब सवेरा हो गया है, यानी नया मौसम आ गया है, नया दिन हो गया है। और यह दिन कैसा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यह सवेरा कैसा लग रहा है? जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें हों। आप देखेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे? खरगोश की आंखों जैसा लाल। यहाँ तुलना की गई है ना कि सवेरा कैसा है? खरगोश की आंखों के समान। तो जहाँ उपमेय और उपमान की समानता बताई जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप देखेंगे इस लाइन में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यानी उजाला, उजाला सूचक है शरद, ठीक है। नए ऋतु का आगमन बता रहे हैं। जैसे ही भादो गया, थोड़ी सी ठंडी का मौसम आ गया, यानी जब गर्मी के बाद में बरसात का मौसम आता है, बरसात का मौसम जैसे ही जाता है फिर धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन होता है। धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगता है, प्रकृति में ठंडापन आ जाता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि शरद आ गया है। और वह कैसे आ रहा है? पुलों को पार करते हुए। यहाँ पुलों को पार करने में पुल और पार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से देखेंगे आप कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। शरद पुलों को पार करते हुए आ गया, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी जल्दी जल्दी तेज चलाते हुए आने का अभिप्राय क्या है? जल्दी जल्दी वह आ रहा है। कौन? शरद ऋतु। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जैसे एक बच्चा मस्ती करते हुए चलता है ना सड़क पर, अपनी साइकिल को खूब तेज तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, टन 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 करते हुए, और क्या है, अपने और दोस्तों को वो बुलाता हुआ आता है। ऐसे ही शरद ऋतु का आगमन बताया जा रहा है कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेज तेज से उसे चलाते हुए, घंटी बजाते हुए आ रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और अपने चमकीले यानी चमकदार इशारों से बुलाते हुए। किसे बुलाते हुए? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसे बुला रहा है? जो बच्चे उस शरद ऋतु में मस्ती करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खेलते कूदते हैं, उन पतंग उड़ाने वाले
बच्चों के झुंड को बुलाते हुए शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु का आगमन हो रहा है कैसे? चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम, इतना कोमल, इतना नर्म बनाते हुए कि बच्चे आसानी से वहां अपनी पतंग उड़ा सकें, उन्हें कोई बाधा ना हो। अब देखिए यहाँ पतंग की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि पतंग क्या है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग जितना हल्का तो कुछ भी नहीं होता है। कितनी हल्की होती है पतंग, आपने उठाया होगा, आप जानते होंगे ना। उसका वेट क्या है? कुछ भी नहीं। तो सबसे हल्की चीज और रंगीन चीज, रंग बिरंगी पतंगे हमें आकाश में दिखाई देती हैं। आप देखेंगे कोई एक रंग नहीं है उसका, बल्कि रंग बिरंगी, कोई एक उसकी डिजाइन भी कोई एक नहीं है। तरह तरह की डिजाइनों के पतंग आप आकाश में देखेंगे। तो रंग बिरंगी अनेक प्रकार की आकृति की पतंगें आकाश में दिखाई देती हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, यानी क्या है? दुनिया का सबसे पतला कागज, सबसे हल्का, वह आकाश में आसानी से उड़ सके। किसकी बनती है पतंग? बांस की। बांस की कमानी उसमें देखते हैं ना, जो तीलियां लगती हैं वो बांस की होती हैं, पतली पतली। उन्हें आकार देने के लिए बांस की तीलियों का सहारा लिया जाता है। और जब वह बांस की सबसे पतले कागज से बनी हुई हल्की रंगीन पतंग आकाश में उड़ती है, तब क्या शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है असली बच्चों का खेल। यानी यहीं से बच्चों में उत्साह शुरू होता है, यहीं से बच्चों में उमंग शुरू होती है। बच्चे किलकारियां मारते हैं, बच्चे सीटियां बजाते हैं, बच्चे प्रतिस्पर्धा करते हैं तितलियों की तरह। जैसे जैसे वह पतंग आकाश में उड़ती है, वैसे ही उनका भी मन करता है कि वे आकाश में उड़ जाएं। पतंग के साथ साथ वह अपने आप को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होता है? कपास जिसकी रुई बनती है। और वह रुई कैसी होती है? सबसे सॉफ्ट, बहुत कोमल एवं नर्म होती है। उसको आप छुएंगे तो इतनी उसमें सॉफ्टनेस होती है कि वो ऐसा एहसास कराती है कि उससे कोमल कुछ भी नहीं है। ये कौन लाता है? बच्चे। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वह बिल्कुल उसी कपास की भांति, यानी उसी रुई की भांति एकदम सॉफ्ट होते हैं, नर्म होते हैं, कोमल होते हैं। और क्या है? पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर पृथ्वी को किसके पैरों के पास कहा गया है? उन पतंग उड़ाने वाले कोमल, नर्म, मुलायम बच्चों को कहा गया है, जिसके पास पृथ्वी स्पर्श करने के लिए आती है। वह भी बेचैन होती है, वह भी यह चाहती है कि ये नर्म कोमल एहसास मुझे मिले, यानी मुझे इनका स्पर्श मिले। ये बच्चे मुझे स्पर्श करते हुए मेरे ऊपर खेलें, पतंग उड़ाएं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बच्चे बेसुध होकर, यानी मस्त होकर, बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर छत पर या कहीं भी जमीन पर, मैदान में, जहां भी वो पतंग उड़ाते हैं, तो बेसुध होकर, उस मस्ती में खोकर पतंग उड़ाने चल देते हैं। तो यह पृथ्वी भी उनके उस कोमल एहसास को चाहती है। और छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यहाँ देखिए मृदंग की तरह है, यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। मृदंग की तरह, मृदंग यानी ढोल, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो जो छत है, जब छत पे बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं,
तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि छत कैसी है, जल रही है या ठंडी है। उन्हें वह छत भी उस समय नर्म लगती है, मुलायम लगती है। उसका एहसास उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यह हमें जला रही है। आप देखिए, जब बच्चे मस्ती करने के मूड में होते हैं तो उन्हें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। वो मस्त होके अपने उस उमंग में, उत्साह में खो जाते हैं। उन्हें फिर कोई भी चीज तकलीफ नहीं देती है। तो वैसे ही यह पृथ्वी है, वह भी बच्चों को वो एहसास होने ही नहीं देती कि बच्चे उससे अपने कार्य को बाधित करें। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें छत भी कोमल लगती है, और छत पर कूदते खेलते बच्चों की थाप से, यानी उसकी आवाज से, जैसे लगता है कि चारों दिशाओं में ढोल बजने लगे हों, यानी चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हों, ढोल बज रहे हों। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, यानी पेंग भरने को क्या कहते हैं, जैसे जब हम झूले पे बैठते हैं, आप भी कभी झूले पे बैठे होंगे, तो झूले पे आप देखो बैठते हो तो झूला आगे पीछे होता है ना, तो वो झूला जो आगे पीछे होता है और वो खूब तेज तेज आगे पीछे हो, इसके लिए क्या है, हम एक बार अपने पैरों से जोर देते हुए उसे आगे पीछे बढ़ाते हैं, पेंग मारते हैं। तो ये पेंग मारना, यानी जब हम आगे पीछे दौड़ते हैं, तो यही क्रिया हम पतंग उड़ाने में भी करते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते हम इतना खो जाते हैं कि हम कभी कभी बिल्कुल झूले की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं। और बिल्कुल जैसे कोई लचीली डाल होती है ना, आप लचीली डाल को जिधर भी आगे पीछे ले जाना चाहो आराम से ले जा सकते हो। जो कठोर डाल है उसे आप नहीं ले जा सकते हो, बट जो लचीली डाल होती है उसे आप जैसे मन चाहे वैसे ले जा सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे ऐसे लचीली डाल के समान आगे पीछे आते आते कहीं हद तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे लगता है बच्चे छतों के खतरनाक किनारों पर, यानी कुछ ऐसे किनारे होते हैं जहां रेलिंग नहीं है, ठीक है, अगर छत पे रेलिंग नहीं है तो बच्चे पतंग उड़ाने की मस्ती में ऐसा खो जाते हैं कि बिना रेलिंग वाली छतों पर ऐसा लगता है कि कहीं अब बच्चे नीचे ना गिर जाएं। ऐसे खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी सिर्फ उनके मन का एहसास, उनका वो उत्साह कहीं ना कहीं उन्हें उस खतरनाक किनारे से गिरने से बचा लेता है। यानी वह प्रायः गिरते गिरते बच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, अपने उस उमंग उत्साह में खोने के बावजूद भी अपने शरीर के उस नियंत्रण की वजह से। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यानी जो आकाश में उड़ती हुई पतंग होती है ना, उनकी जो ऊंचाइयां हैं कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ एकमात्र धागे के सहारे थाम लेती हैं। यानी एकमात्र धागे से उनका उस पतंग पर भी नियंत्रण होता है और अपने ऊपर भी नियंत्रण हो जाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए साथ साथ शब्द आया है ना, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। पतंगों के साथ साथ ऐसा लगता है कि वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी उनके शरीर का एक एक रोमा जो उन्हें आनंदित करता है, ऐसा लगता है कि वह भी उनके साथ साथ उड़ रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते
पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। क्या है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता भी है कि पतंग उड़ाते उड़ाते वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, तो गिरने के बावजूद भी वह बच जाते हैं। कैसे बच जाते हैं? कभी कभी होता है कि बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो हाँ, दुर्घटना किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दुर्घटना ही हो। कभी कभी होता है कि बच्चे अपने आप को संभाल ले जाते हैं और ऐसा उनके शरीर की लचक के कारण होता है, गिरते गिरते हुए अपने आप को बचा ले जाते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे नहीं गिरते हैं उनके साथ तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर कभी एक बच्चे गिर गए और गिरने के बाद बच जाते हैं, तो ऐसे में क्या है, ऐसा नहीं है कि वे फिर कभी पतंग नहीं उड़ाते हैं या उनके अंदर डर समा जाता है, नहीं, बल्कि वे और भी निडर हो जाते हैं। यानी फिर वह भय का सामना करते हुए फिर से सुनहले सूरज के सामने, यानी अगले क्षण, अगले दिन, अगले समय निडर होकर फिर से उसी पतंग को उड़ाने में खो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी क्या है, पृथ्वी भी उसी तेजी से, जिस तेजी से बच्चे फिर से निडर होकर अपने आप को आनंदित करने लगते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी उन्हीं के रंग में खोकर, डूबकर तीव्र गति से उनके पास आ जाती है, उनके बेचैन पैरों को छूने के लिए, यानी अपने ऊपर उन कोमल एहसासों को स्पर्श करने के लिए कि बच्चे फिर से अपने उमंग और उत्साह में खोकर पतंग को उड़ाएं। क्लियर है? पैरों के पास में यहां भी देखिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और एक चीज और है बच्चे कि इसमें देखेंगे आप मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पूरी कविता में। धन्यवाद।